हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और चलिए आज का जो ये न्यू वीडियो है, इस वीडियो में आपका स्वागत मैं करता हूं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मूलरता आज हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है मूलरता से संबंधित यहाँ पे दिया गया है। कहता है क्या वो समझ लीजिए। उस विलयन की मूलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH कितना ग्राम 5 ग्राम और 450 ml विलयन में घोला गया है। 450 ml विलयन में क्या किया गया, घोला गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया द्रव्यमान है उसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या है, गिवन मास जो है 505 ग्राम है और NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। इस तरह से जब काउंट करके कैलकुलेशन कीजिएगा तो 40 आ जाएगा। अब उसके बाद जो है विलेय के मोल नंबर निकालना है। तो गिवन मास अब बटा में मॉलिक्यूलर मास है। तो गिवन मास 5 दे, मॉलिक्यूलर मास 40 है। इसको जब काट कूट के कीजिएगा टोटल कैलकुलेशन तो 1/8 आएगा। अब मोलरता निकालना है तो मोलरता को कैपिटल M से सूचित करते हैं। तो कैपिटल M बराबर क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या 1/8 है, 1/8 है। उसके बाद विलयन का आयतन तो मिलीलीटर में दे ले है तो 450 ऊपर 1000 से कथी करेंगे, गुना कर देंगे। तब जब इसको काटिएगा तो ध्यान दीजिएगा 1 0 से 1 0 पहले हटा देंगे। अब 5 9 45, अब 5 से इसको कटेगा 20 बार में कटेगा, ठीक है। इसको 5 से काटिए, इसको 4 4 5 20 है, इसको 4 दूना के 8 और इस तरह से 9 दूना 18 ऊपर 5 यानी 5 बटा कितना आएगा, फाइनली 5/18 आएगा। कितना आएगा, 5/18 आएगा, ध्यान दीजिएगा। और 5/18 को जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.278 मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा। तो ये बात को ध्यान में रखना है। अब बाबूरी आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, विलोपन, इसी को विलीनीकरण, इसी को घुलना, इसको इंग्लिश में डिसोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं। तो ये बात को ध्यान में रखना है। कहता है कि विलोपन किसको कहते हैं। तब मान लीजिए कि एक बीकर है और इस बीकर में पानी है और ऊपर से नमक हम लोग क्या किए, नमक हम लोग डाल दिए तो ये घुल जाएगा। तो जब घुल जाएगा तो इसकी सांद्रता क्या होगी, विलयन की बढ़ जाएगी। इसी को विलोपन कहते हैं। कहता है ध्यान दीजिएगा, वैसा विलयन जिसमें ठोस पदार्थ के कण द्रव के विलायक में घुल जाता है, द्रव के विलायक में घुल जाता है, जिसके कारण विलयन की जो सांद्रता होती है बाबू रे, वो सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। इसी को विलोपन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, विलोपन कहते हैं। तो ये बात को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, कहता है वैसा विलयन जिसमें ठोस पदार्थ के कण द्रव के विलायक, किसके विलायक, द्रव के विलायक बोले तो पानी में घुल जाता है और जिसके कारण विलयन की जो सांद्रता है उसमें वृद्धि हो जाती है, सांद्रता में वृद्धि। इसी को विलोपन, विलीनीकरण, डिसोल्यूशन, घुलना कहते हैं। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे शुगर है, वाटर है, शुगर वाटर सॉल्ट है, वाटर और मिल्क है, इसको क्या कहेंगे, विलोपन। मतलब ध्यान देना है, जैसे मिल्क में वाटर को डाल देंगे तो ये पूरी तरह से वाटर इसमें घुल जाएगा। अगर वाटर में शुगर डाल दीजिए चाहे सॉल्ट डाल दीजिए, पूरी तरह से घुल मिल जाएगा। अब अगला जो टॉपिक है वो हम लोग को देखना है अवक्षेपण, क्रिस्टलीकरण। तो इस अवक्षेपण को ऐसे समझिए, जैसे दूध है तो दूध को यदि आप दुकानदार के पास ले जाते, उससे अगर मिठाई बनाना चाहता है तो उसमें वो क्या करता है, उसमें वो जो है पाउडर वगैरह डाल देता है जिससे दूध फट जाता है, जिसको हम लोग छेना कहते हैं। तो वो विलयन से पृथक हो गया, अलग हो गया, इसी को अवक्षेपण कहते हैं। कहता क्या है वो समझ लीजिए डिफिनीशन के तौर पर। कहता है वैसा विलयन जिसमें ठोस विलयन से पदार्थ के कण, ठोस विलयन से पदार्थ के कण आपस में टकरा कर पृथक हो जाता है यानी अलग हो जाता है, उसी को अवक्षेपण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे विलेय और विलायक जब आपस में मिलाएंगे तो विलयन बनेगा, तो उसको कहेंगे विलोपन। विलेय और विलायक को आपस में मिलाने पर जब विलयन बनेगा इसको विलोपन। और विलयन को जब आपस में कोई पदार्थ को डालने पर
यदि वह विलेय और विलायक में परिवर्तित हो जाए उसको अवक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेपण कहते हैं। और ये जो चिन्ह है उस समयावस्था को यानी इक्विलिब्रियम को प्रदर्शित करता है। अब आगे देखिए, आगे क्या है वो समझ लीजिए। आगे कहता संतृप्त विलयन। कौन विलयन? संतृप्त, इंग्लिश में सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। कहता वैसा विलयन जिसमें समान ताप और दाब पर और अधिक विलेय के कण घुलने की क्षमता नहीं होती है। मतलब इससे ज्यादा अब विलेय पदार्थ नहीं घुलेगा, उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। ध्यान क्या देना है वो समझ लीजिए। वैसा विलयन जिसमें समान ताप एवं दाब पर और अधिक विलेय के कण के घुलने की क्षमता बाबूरे नहीं होती है, उसी को संतृप्त विलयन कहते हैं। अब आगे है असंतृप्त विलयन, मतलब जिसमें घुलने की क्या होती है? क्षमता आ जाएगी। चलिए अब देखिए, कहता है असंतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहता वैसा विलयन जिसमें समान ताप एवं दाब पर और अधिक विलेय के कण के घुलने की क्षमता होती है, और अधिक विलेय के कण की घुलने की क्षमता होती है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है विलीयता। विलीयता होगा, ठीक है, यहाँ पे ऊपर एक ले होगा विलीयता। चलिए यहाँ पे विलीयता होगा। सॉल्युबिलिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं। विलीयता किसे कहते हैं वो समझ लीजिए। कहता है किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम, क्या ग्राम? 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली किसी ठोस पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन को क्या कर दे? संतृप्त कर दे। विलयन को संतृप्त कर देगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलीयता कहते हैं। विलीयता कहते हैं। तो ये बात को ध्यान में रखना है। कहता क्या है वो समझ लीजिए। विलीयता से संबंधित क्या कहता है? कहता ये है कि किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम, कितना ग्राम? 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली किसी ठोस पदार्थ की वह मात्रा जिस विलयन को संतृप्त कर देता है, उस विलयन को संतृप्त कर देता है, विलीयता कहलाता है। अब विलीयता बराबर फार्मूला क्या होगा? तो विलीयता बराबर फार्मूला होगा विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, अब बटाएंगे विलायक का जो द्रव्यमान होगा वो भी ग्राम में, और ऊपर कितना से गुना? 100 से गुना। ये विलीयता क्या है? फार्मूलाज हैं। अब ध्यान दिया, विलीयता किन किन बातों पर निर्भर करती है? विलीयता 4 बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहले विलेय की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूट। विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ताप पर प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो ये बात को ध्यान में रखना है। जो है विलीयता जो है 4 बातों पर निर्भर करती है। विलीयता जो है 4 बातों पर निर्भर करती है। विलेय की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, ताप पर प्रभाव, दाब पर प्रभाव, ताप पर प्रभाव, दाब पर प्रभाव। अब ध्यान दीजिएगा, आगे जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है? विलीयता एवं विलायक की प्रकृति यानी नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट कहता है सभी ठोस पदार्थ सभी द्रव में नहीं घुलता है। सभी ठोस पदार्थ सभी द्रव में नहीं घुलता है। जैसे सोडियम क्लोराइड एवं चीनी जल में आसानी से घुल जाता है, जबकि नेफ्थैलिन, एंथ्रासिन जो है वो जल में आसानी से नहीं घुलता है। ठीक है, वह जल में आसानी से नहीं घुलता है, तब बाबू क्या चीज में घुलेगा? बेंजीन में घुल जाता है। क्या चीज में? बेंजीन में घुल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहता है सभी ठोस पदार्थ सभी द्रव में नहीं घुलता है। जितना भी ठोस पदार्थ है सभी ठोस पदार्थ सभी द्रव में नहीं घुलता है। जैसे सोडियम क्लोराइड और चीनी ये ध्रुवीय है, तो ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में जल भी ध्रुवीय है तो इसमें घुल ही जाएगा। नैप्थलीन और एंथ्रासिन अध्रुवीय है तो ये बेंजीन में घुलेगा। बेंजीन क्या है? अध्रुवीय है, जबकि जल ध्रुवीय है तो इसमें तो घुलेगा नहीं। समान समान को घुलता है, समान समान को घुलता है। लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक। अब आगे देखिए ताप का प्रभाव। यदि ताप को बढ़ा दिया जाए तो विलीयता बढ़ जाती है, क्योंकि यह उस ध्यान देगा ताप को बढ़ाएंगे तो विलीयता बढ़ेगी। कब? जब उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी तब। ताप को बढ़ाने पर विलीयता बढ़ती है। ताप को बढ़ाने पर विलीयता बढ़ती है, क्यों? क्योंकि वह उष्मा शोषी होती है। ठीक है, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट KNO3
और चिली साल्ट पीटर ये जो है बढ़ जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना है 13, 20 पर 31, 40 पर 64 और 60 पर 110, यानी बढ़ रहा है बिलियाता। अब कहता क्या है वो समझ लीजिए, ताप बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर बाबू रे, ताप बढ़ाने पर बिलियाता घटती भी है। कब, जब ऊष्माक्षेपी होगा तब, ऊष्माक्षेपी होगा तब क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। किसमें घटेगा, तो कैल्शियम एसीटेट में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दुओं में क्या होगा, घटेगा। ताप बढ़ाने पर बिलियाता घटती है। कब, जब वह उष्मा शोषी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है, यानी उष्मा को क्या करता है, उष्मा को डिस्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, बाहर रिलीज करता है। अब ध्यान दीजिएगा, दाब का प्रभाव, कहता है दाब का जो प्रभाव है वो ठोस विलेय पदार्थ पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे हेनरी के नियम। किसका नियम बाबू, हेनरी के नियम। कहता है किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता गैस के दाब का सीधा समानुपाती होता है, इसे हेनरी का नियम कहते हैं, इसे हेनरी का नियम कहते हैं, इसे हेनरी का नियम कहते हैं। कहता क्या है वो समझ लीजिए, कहता है किसी द्रव में गैस की जो विलेयता है, गैस की क्या चीज, विलेयता है, वह गैस के दाब का सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग हेनरी का नियम कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये पी है, और गैस के जो है दाब पी है, ठीक है, और गैस के जो विलेयता है जिसको हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं वो 1 से के समानुपाती होता है। समानुपाती के ध्यान दीजिएगा, समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, के एच और एक्स हो जाएगा। अब पूछेगा कि जहां पी, के एच और एक्स क्या है वो समझ लीजिए, ध्यान बाबू देना। कहता है जहां पी एक आंशिक दाब है, एक्स जो है गैस के मोल अंश है, और के एच हेनरी स्थिरांक है, तो पी बराबर के एच एक्स है, तो यहाँ पे पी बटा में एक्स बराबर क्या हो जाएगा, के एच, यानी के एच समानुपाती पी एक्स, यानी अगर एक्स यानी गैस के मोल अंश की संख्या बढ़ेगा, क्या होगा बाबू रे, गैस के मोल अंश की संख्या बढ़ेगा तो के एच के मान क्या होगा, घटेगा, क्योंकि यह एंटी प्रोपोर्शनल है। लेकिन प्रेशर को जब बढ़ाएंगे तो के एच का मान भी क्या होगा बाबू, बढ़ेगा। तो ये बात को ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए हेनरी के नियम का उपयोग। किसका नियम का उपयोग, हेनरी के नियम का उपयोग। कहता है सॉफ्ट ड्रिंक में उच्च यानी हाई प्रेशर पर CO2 गैस भरा जाता है। हेनरी के नियम कहता है कोको कोला थम्स अप पिए हैं तो उसमें देखिएगा गैस भरा हुआ रहता है, जब आप पी लीजिए तो मुंह नाक में है जो ढकरनी निकलेगा गैस के रूप में, तो उसमें सॉफ्ट ड्रिंक, इसी को कहते हैं कोको कोला थम्स अप को सॉफ्ट ड्रिंक। उच्च प्रेशर पर, कौन प्रेशर पर, उच्च प्रेशर पर CO2 गैस भरा जाता है, CO2 गैस भरा जाता है। अगला क्या है वो समझ लीजिए, जो गोताखोर है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले हैं, गोताखोर वाले व्यक्ति की गैस जो सिलेंडर में है वो हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस भर करके लगाया जाता है, दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति के खून में N2 का बुलबुला बन जाता है तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। N2 का यानी नाइट्रोजन गैस का बुलबुला हो जाता है तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है और चिकित्सीय अवस्था में चला जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंड्स कहते हैं। ये एक प्रकार की बीमारी है, ये एक प्रकार की क्या है, बीमारी है। और जब व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, जब व्यक्ति ऊंचे स्थान पर रहता है तो अपने पीठ पर नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन का सिलेंडर भर करके जाता है, और ऊंचे स्थान में रहने के कारण व्यक्ति में भूलने की जो लक्षण है, ऑक्सीजन कम हो जाता है तो भूलने की लक्षण उसमें आ जाता है, रहता है, जिसे एनोक्सिया कहते हैं। तो पूछेगा एनोक्सिया बीमारी और बेंड्स बीमारी में, ध्यान दीजिएगा, एनोक्सिया बीमारी जो है वो भूलने की एक तरह की बीमारी है, और बेंड्स जो बीमारी है वो शरीर में नाइट्रोजन के बुलबुला बनने के कारण होता है। तो ये बात को ध्यान में रखना है। अब ध्यान दीजिएगा अगला, बिलियन को ठोस का बिलियन। कहता है जब 2 या 2 से अधिक ठोस पदार्थों को आपस में परस्पर संयोग करते हैं तो उस बिलियन को ठोस का बिलियन कहते हैं। उस बिलियन को ठोस का क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। कहता क्या है समझ लीजिए, जब बाबू
दो या दो से अधिक ठोस पदार्थों को आपस में परस्पर संयोग करते हैं तो उस विलयन को ठोस का विलयन कहते हैं। उस विलयन को ठोस का विलयन कहते हैं। ठोस का विलयन दो प्रकार के होते हैं, प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन, अंतराली ठोस विलयन। प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन किसको कहते हैं? इसको सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं, और एक का इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन किसको कहते हैं? कहता है जब ठोस पदार्थ के परमाणु या आयन दूसरे ठोस पदार्थ के परमाणु आयन को प्रतिस्थापित कर दे, मतलब वहां से हटा देता है, और उससे जो विलयन बनता है उसे प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन कहते हैं। मतलब वहां से उसको हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर क्या होता है, चला जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भोज वगैरह है, उस भोज वगैरह में कोई बउआ बैठा हुआ है चेयर पर, तो उसको लोग हटा करके और बूढ़े लोगों को क्या किया जाता है, सम्मानित लोगों को वहां पे बैठा जाता है। उसको प्रतिस्थापनात्मक, चूंकि वो कम एक्टिव था, बूढ़ा बाबा ज्यादा एक्टिव है, तो वहां से उसको हटा के उसके स्थान पर उसको डाल दिया गया, तो उसको प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन कहते हैं। पूछेगा निकेल की जो संरचना है क्या है? FCC है। निकेल की जो संरचना है वो क्या चीज दर्शाता है? FCC को दर्शाता है। अब अंतराली ठोस विलयन, जैसे मान लीजिए कि टेबल लगा हुआ है और उसमें जो है थोड़ा सा स्पेस खाली है, अब एगो बाबा को बैठाना है, तो वहां से व्यक्ति को नहीं हटाएंगे, वो बउआ वहीं पे बैठेगा, लेकिन उसके स्थान पर एक नया चेयर ला करके वहां पे अटेंड कर देंगे। कहता है वैसा ठोस पदार्थ जिसमें खाली स्थानों के बीच दूसरे ठोस पदार्थ के कण को प्रवेश कराया जाता है, उससे विलयन बनता है, उसे अंतराली ठोस विलयन कहते हैं। अंतराली ठोस विलयन कहते हैं। अंतराली ठोस विलयन कहते हैं वो वैसा ठोस पदार्थ जिससे खाली स्थानों के बीच दूसरे ठोस पदार्थ के कणों को प्रवेश कराया जाता है, उससे जो विलयन बनता है उसे अंतराली ठोस विलयन कहते हैं। अंतराली ठोस विलयन कहते हैं। अब आगे देखो बाबू, विलयन का वाष्पदाब और रावल का नियम। विलयन का वाष्पदाब और रावल के नियम, रॉल्ट लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कहता क्या है वो समझ लीजिए। कहता यह है, माना कि शुद्ध विलायक का जो वाष्पदाब है P0 है तथा विलयन का वाष्पदाब PS है, तो वाष्पदाब का अवनमन क्या होगा? P0 माइनस PS। P0 माइनस PS। शुद्ध विलायक का वाष्पदाब P0, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब P0, विलयन का वाष्पदाब PS, तो वाष्पदाब का अवनमन क्या होगा? P0 माइनस PS। P0 माइनस PS। ये बात को ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए कहता क्या है वो समझ लीजिए। शुद्ध विलायक के सापेक्ष, शुद्ध विलयन के सापेक्ष विलयन का वाष्पदाब का अवनमन क्या होता है? तो P0 माइनस PS बटा में P0, क्योंकि किसके सापेक्ष? विलायक के सापेक्ष, तो विलायक P0 है तो बटा में P0 हो जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा। अब कहता वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होगा? तो वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS बटा में क्या होगा? P0। वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS बटा P0 होगा। इसी को इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव लेयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। P0 माइनस PS, P0 माइनस PS, P0 माइनस PS बटा में P0। इसी को शॉर्ट में RLVP कहते हैं। P0 माइनस PS, P0 माइनस PS बटा में P0, बटा में P0। अब आगे कहता है रावल के नियम। किसका नियम बाबू? रावल का नियम। कहता है विलयन के वाष्पदाब का अवनमन तथा विलय के सांद्रता के बीच के संबंध को स्थापित करने के लिए रावल ने जिस नियम को बनाया, इसे रावल का नियम कहते हैं। कहता क्या है बाबू सोना? कहता है विलयन के वाष्पदाब का अवनमन, विलयन के वाष्पदाब का अवनमन तथा विलय के सांद्रता के बीच एक संबंध स्थापित किया गया, जिसे रावल का नियम कहते हैं। रावल के नियम कहते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है वो समझ लीजिए। आगे क्या कहता है? रावल के नियम के अनुसार कहता है किसी तनु विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, किसी तनु विलयन के वाष्पदाब की विलयन का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित मोल अंश के बराबर होता है। इसे रावल का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं बाबू? रावल के नियम कहते हैं। RLVP बराबर P0 माइनस PS बटा P0 होता है। P0 माइनस PS बटा P0 होता है। P0। अब ध्यान दीजिएगा कहता क्या है वो समझ लीजिए।
कहता यह है कि किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक एवं विलयन में उपस्थित विलेय के मोल अंश के बराबर होता है, इसी रावल का नियम कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है बाबू, आर एल वी पी पी नॉट माइनस पी एस, अब विलेय के मोल अंश एक्स ए बराबर एन ए बटा एन ए प्लस एन बी के बराबर होता है। तो यहाँ पे दोनों को क्या करना है, बराबर कर देना। इसी को रॉल्ट लॉ कहते हैं। कौन लॉ कहते हैं, रॉल्ट लॉ। अब ध्यान दिया, रावल के नियम का व्युत्पत्ति, इंग्लिश में इसको कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ रॉल्ट्स लॉ। रावल के नियम की व्युत्पत्ति, डेरिवेटिव ऑफ रॉल्ट्स लॉ, डेरिवेटिव ऑफ रॉल्ट्स लॉ कहता है विलयन का वाष्प दाब किसी क्षण, विलयन का वाष्प दाब किसी क्षण उसकी सतह पर उपस्थित विलायक के अणुओं की संख्या, विलायक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, और यह संख्या विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पी एस विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अपनयन पी एस समानुपाती एन बी बटा एन ए प्लस एन बी। अब ध्यान दीजिएगा, समानुपाती के चिन्ह हटेगा, एगो कांस्टेंट लगेगा, सेम टू सेम लिख देंगे। उसके बाद अगर विलायक शुद्ध हो तो एन ए का जो वैल्यू होगा 0 होगा, क्योंकि विलायक जब शुद्ध होगा यानी एन बी जब शुद्ध होगा तो एन ए का मान वहां पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0 होगा। तो ये बात को ध्यान में रखना है। पी एस बराबर के बटा में एन बी, बटा में भी एन बी हो जाएगा, एन बी से एन बी कैंसिल हो जाएगा, तो पी एस पी नॉट बराबर के हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या है, पी एस बटा पी नॉट, 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 एन बी बटा एन ए प्लस एन बी। अब कहता है एक में से घटाने पर, दोनों तरफ में से एक घटा लीजिए। अब जब एक घटाएंगे, एक जब घटाएंगे तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, इसके बटा में 1 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम पी नॉट होगा, इसको 1 में पी नॉट से गुना कीजिएगा, पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस। उसी तरह से इसको जब घटाइएगा तो क्या होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन बी से एन बी कैंसिल हो जाएगा, तो एन ए ऊपर बच गया, एन ए प्लस एन बी हो गया। तो ये फाइनल रिजल्ट, ये हम लोग को प्रूव करना था, डेरिवेटिव, रावल के नियम का डेरिवेटिव यानी व्युत्पत्ति। अब आगे देखिए, द्रव के विलयन में द्विअंगी विलयन के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। द्विअंगी मतलब जिसमें 2 गो अंग हो, उसको द्विअंगी विलयन कहते हैं। कहता द्विअंगी विलयन वाष्प दाब की माप का एक नियम बनाया, जिसे रावल के नियम कहते हैं। द्विअंगी विलयन के वाष्प दाब की माप का एक नियम बनाया, जिसे रावल का नियम कहते हैं। किसका नियम बाबू, रावल के नियम। इसके अनुसार क्या है वो समझ लीजिए। कहता क्या है, विलयन के किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब किसी भी ताप पर शुद्ध अवयव के, कौन अवयव, शुद्ध अवयव के वाष्प दाब और विलयन में उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये बात को याद रखना है। अब आगे देख लीजिए, द्विअंगी विलयन में ए तथा अवयव बी है। द्विअंगी विलयन में जो अवयव ए है तथा अवयव बी है, उसमें आंशिक जो दाब है पी बी होगा, पी ए पी बी होगा। शुद्ध अवयव का वाष्प दाब पी नॉट ए पी नॉट बी होगा, और मोल प्रभाज क्रमशः एक्स ए तथा एक्स बी है, एक्स ए तथा एक्स बी है। तो ये बात को ध्यान में रखना है। निशा उधर होते हैं। तो आगे हम लोग को देखना है, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, यानी रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या देखना है, पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए होता है, पी बी बराबर क्या होगा, पी बी नॉट एक्स बी, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। कहता है टोटल पार्शियल प्रेशर जो है, जो भी अप्लाई हो रहा है पी ए और पी बी दोनों को जोड़ दीजिए। अगर 3 गो रहता तो तीनों को जोड़ देते। अब ध्यान ये देना है, पी ए के जगह पर पी ए नॉट एक्स ए और पी बी के जगह पर पी बी नॉट एक्स बी हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोगों ने देखा था एक्स ए प्लस एक्स बी का जो मान है वो 1 है,
तो यहाँ पे हम लोग इसी के बेस पर एक्स ए बराबर क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स बी लिखेंगे। ये फॉर्मूला को यहाँ पे बैठा देना है, कहाँ पे, अब ध्यान दीजिएगा। चलिए आ जाइए, पी टी बराबर पी ए नॉट एक्स ए के जगह पर 1 माइनस एक्स बी, आप प्लस पी बी नॉट एक्स बी है तो पी बी नॉट एक्स बी हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे इसको एक में पी ए नॉट से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 10 के 10 होगा, और फिर यहाँ पे पी ए नॉट को एक्स बी में गुना कीजिएगा तो पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब पी टी बराबर क्या होगा, पी ए माइनस कॉमन लिए तो पी ए माइनस पी बी नॉट और एक्स बी हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखिए, आदर्श विलयन, कौन विलयन, आदर्श विलयन किसको कहते हैं तो वो भी समझ लीजिए। कहता है आइडियल सॉल्यूशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं, कहता है वैसा विलयन जो रावल के नियम का पालन करता है बाबू, उसको आदर्श विलयन कहते हैं। वैसा नियम जो रावल के नियम का पालन करता है उसको आदर्श विलयन कहते हैं। रावल के नियम के अनुसार वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का जो आंशिक दाब है वह उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। और आदर्श विलयन का जो ग्राफ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। आदर्श विलयन का जो ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, आदर्श विलयन का ग्राफ को पी ए नॉट एक्स या पी बी नॉट, इसका ग्राफ थोड़ा ऊंच होगा, इसका ग्राफ थोड़ा सा स्लो होगा। ठीक है। एक्स जहाँ पी नॉट एक्स है, पी नॉट ए है, पी नॉट ए है, जहाँ पी नॉट ए है तहाँ एक्स ए का मान 1 होगा, जहाँ पी बी नॉट है जहाँ एक्स बी का मान क्या होगा, 1 होगा, और एक्स ए का मान 0 हो जाएगा। ध्यान देना है, ये जो है मोल प्रभाज को प्रदर्शित करता है और ये जो है वेपर प्रेशर को प्रदर्शित करने का काम करता है। चलिए, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, फिर मिलते हैं आदर्श विलयन और अनआदर्श विलयन और इसके जो भी एग्जाम्पल वगैरह जो बोर्ड में पूछता है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी तरह से आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच ऑल डियर स्टूडेंट।